सामान्य की एक परिभाषा थी, सामान्यम बहुव्यापकत्वम। सामान्य व्यापक होता है, विशेष सीमित होता है। यदि विशेष होता तो जैसे पानीपत की 3 लड़ाइयां थी, पानीपत में लड़ी थी एक जगह पर, एक विशेष जगह पर कुछ विशेष लोगों ने लड़ी ये लड़ाई। सामान्यम बहुव्यापकत्वम, एक जगह पर केंद्रित होगी। दिल्ली में नहीं हो रही है, गांवों में हो रही है, जंगलों में हो रही है, पहाड़ों में हो रही है, मैदानों में हो रही है, नदी तट पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। सामान्य बहुव्यापकत्व, बहुव्यापकता इसका एक लक्षण है। और भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष चूंकि सामान्य का संघर्ष है, इसलिए वो एक जगह की सब व्यापक। दूसरी बात जल, ये सैनिक है, ये गैर सैनिक है, ऐसा कोई भेद नहीं। ये इस बिरादरी का है, वो उस बिरादरी का है, ये इस मजहब का है, वो उस मजहब का नहीं। सामान्य का माने सामान्य, रिमेन इन एवरीवन। सामान्य का लक्षण तो यही है। ये सारे जो विशेष आवरण हैं, धर्म का, अर्थव्यवस्था का, प्रशासन का, ऊंच नीच का, जो भी, वो तो एक वस्त्र है, एक उपाधि है, उसको खूंटी पर टांग दिया, सामान्य बन गया। तो ये लड़ाई उसी सामान्य की है, उसी सामान्य की ये लड़ाई है। यदि विशेष होता तो सीमित होता, विशेष लोगों के कारण होता। कितने लोगों ने जुलूस निकाले, कितने लोगों की पिटाई हुई, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन वे सब स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी है। एक दूसरी बात यह है कि यदि हम शुरू के बात पर हम ध्यान दें तो देखिए, सबसे पहली पीड़ा उसको होती है जो निर्बल होता है। सबसे निर्बल जो होता है, पीड़ा वहीं से शुरू होती है। और जो जनजातियां, जो आदिवासी, सबसे पहले प्रहार उन्हीं पर हुआ और उन्होंने ही वो प्रहार झेला। आप ये देखेंगे कि 1857 से पहले भी वो जो पीड़ा है वो आक्रोश में बदल रही है, विद्रोह में बदल रही है। तो मैं 2-3 उदाहरण आपके लिए दूंगा। नागपुर के विद्रोह को देखिए, चुम्बुल कहार थे, सोना माझी संथाल थे। हिमाचल में मुसहर रियासत के किसानों के विद्रोह और चंबा के किसान आंदोलन को देखिए। झारखंड में ढाल भूम का विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह हुआ, संथाल परगना की भूमि पर तलका माझी का विद्रोह हुआ, सरगुजा भोगना जी पलामू का विद्रोह। झारखंड की धरती से कितने विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चुआई विद्रोह, उरांव विद्रोह, खेरवार विद्रोह। पूर्वोत्तर भारत देखिए, रियांग, मिसिंग, चकमा, गुरंग, तमांग, आदिवासी जो समुदाय है, सबसे पहली पीड़ा, सबसे पहला प्रहार, सबसे पहला दर्द उन्हीं को था। तो उनका दर्द, वो पीड़ा विद्रोह बनकर सामने। सिंहपू और खासी समुदायों ने अंग्रेजों को लोहे की चने चबाने को बाध्य कर दिया। छटारी के उदैया चमार ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ के गांवों में उसकी कहानियां आज भी सुनी जा सकती हैं। 1807 में अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा दी। धरती बाबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की महिमा को कितना पहचाना गया है। मैंने बचपन में सुल्ताना डाकू और डाकू मानसिंह देखा था कि सुने थे, मैं बच्चा था, मुझे आश्चर्य होता था कि ये लोग डाकू पर गाथा गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? अरे वो तो बागी था, विद्रोही हो चुका था। टेबलेट अखबार की वो कटिंग मेरे पास है, मैंने त्रिपाठी जी को भेजी भी है, जिसमें डॉक्टर BM शंकरधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में
1824 के अंग्रेजी समाज पत्र में छपी खबर को नए संदर्भ में पुनः प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया कि 1824 में जो पिंडारियों का नेता अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया, उस जेल में ब्रजभाषा की एक कविता थी और उस कविता में हिंदू, मुसलमान और राजपूतों का आह्वान किया गया था कि वे सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े। यह घटना बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम से 50 साल पुरानी। अंग्रेजी के जमाने में पिंडारियों को असभ्य और खूंखार माना जाता था। पिंडारी नहीं, ऐसी सभी जनजातियां जो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध थी, उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था, अपराधी जाति, अर्थात आप तो जन्म से ही अपराधी हैं, क्रिमिनल। आप गुंडा शब्द को देखिएगा, गुंडा शब्द कन्नड़ का है, हिंदी में आया हुआ है, कन्नड़ से आया, अंग्रेजों के माध्यम से आया। और गुंडा शब्द का अर्थ बोल देंगे जो आप समझ रहे हैं या मैं समझ रहा हूँ। मोक्ष गुंडम शब्द देखिएगा, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। गुंड शब्द कर्नाटक में उदास अर्थ का वाचक है, ऊंचे अर्थ का वाचक है। और वो व्यक्ति था, वो गुंडा विशेषण नहीं है, संज्ञा है, वो तो नाम है उसका। मोक्ष से जुड़ा गुंडम शब्द उदास अर्थ का वाचक है। गुंडा व्यक्ति नाम था जो कर्नाटक के जंगल में बने मलय दुर्ग का स्वामी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में मैसूर राज्य में गुंडा आतंक और विद्रोह का प्रतीक बन गया था। वो गुंडा, वो व्यक्ति, वो गुंडा वाला गुंडा नहीं, वो वीर, वो उदास, वो मलय दुर्ग का स्वामी था। देवगिरी की रानी से समझौता करके अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का आधिपत्य राजवंश के एक अबोध बालक को दे दिया था। पीछे उसको देख रेख पूर्णिया नाम का एक चापलूस अंग्रेजों का किया करता था। ऐसे समय में उनका ने, उस व्यक्ति ने, उस वीर ने बगावत का झंडा उठा लिया। अंग्रेजों की नाक में दम हो गई। विलियम बेंटिक के द्वारा भेजी फौज ने गुंडा को मार दिया, किंतु गुंडा का भय अंग्रेजों के दिल दिमाग पर छाया रहा। गुंडा शब्द यहाँ आकर व्यक्तिवाचक नाम से विशेषण बन गया। अंग्रेज प्रत्येक ऐसे आदमी को गुंडा कहते थे जो बगावती हो, उत्पाती हो, कानून व्यवस्था को न मानता हो। ये शब्द कन्नड़ से अंग्रेजों के माध्यम से हिंदी में आ रहा है। लोक चेतना का एक और लक्षण वो है निरंतरता। आप निरंतरता को देखिए, कोई सहयोग नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन कोई सहयोग नहीं है, एक निरंतरता है, पहले से चला रहा है। और लोक का लक्षण होता है अविच्छिन्नता, निरंतरता। आप बंगाल के नवजागरण को स्वाधीनता आंदोलन से अलग नहीं कर सकते। स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या ही नहीं होगी यदि हम बंगाल के नवजागरण को स्वतंत्रता से अलग करते। ब्रह्म समाज स्वतंत्रता की लोक चेतना से भिन्न नहीं है। कोई इतिहासकार स्वामी दयानंद के आर्य समाज आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भिन्न समझे तो उसकी बुद्धि की आंसू उतारने का मन करता है। क्या स्वामी विवेकानंद की टेर ने आजादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि की रचना नहीं की? जागरण क्या होता है? वही तो जागरण है, वही लोक चेतना है। भारतीय नवजागरण भारत के स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि। अरविंद घोष जिन्होंने गर्म दल को बौद्धिक आधार प्रदान किया था, क्या उनको हम स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर सकते हैं? क्या बंकिम का योगदान कुछ कम था? जिन्होंने वंदे मातरम के रूप में समग्र भारत मां का समस्त रूप, राजा राम मोहन राय जिन्होंने 65 के विरुद्ध इतना लिखा और लंदन तक गए, क्या वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था? स्वतंत्रता आंदोलन की निरंतरता लोक चेतना का लक्षण है। अब देखिएगा, लोक चेतना का एक और लक्षण होता है व्यापक सरोकार। सत्ता परिवर्तन नहीं, उसका सरोकार बहुत व्यापक है। व्यापक सरोकार नहीं होगा तो सब लोग कैसे मिलेंगे? कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो किसी एक आजादी के आंदोलन के लिए जुड़ गए, यदि वो व्यापक आंदोलन नहीं होगा, यदि वो व्यक्ति हित होगा, यदि वो वर्ग हित होगा, यदि उसमें स्वार्थ का समावेश होगा,
क्यों बलिदान हो जाएंगे, कुर्बानियां क्यों करेंगे? स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा में मानव स्वभाव प्रतिष्ठित है, मनुष्यता का भाव, सर्वजन। जब कोई आदमी स्वतंत्रता आंदोलन को सत्ता परिवर्तन का आंदोलन समझता है तो हमें संदेह है कि वो स्वतंत्रता को जानता भी है कि नहीं जानता। हमें संदेह है कि वो आंदोलन को, लोक चेतना को समझता भी है कि नहीं समझता। स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना समग्र चेतना, वो सामाजिक चेतना भी है, आर्थिक चेतना भी है, सांस्कृतिक चेतना भी है। स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना में मनुष्य और मनुष्य के संबंध की भी चिंता है और मनुष्य और प्रकृति के संबंध की भी चिंता है। स्वतंत्रता आंदोलन मध्यकालीन वैचारिक परिवेश से आधुनिक वैचारिक परिवेश में संक्रमण का आंदोलन। हम मध्ययुग मानसिकता से, हम सामंती परिवेश से जनतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन उस बात का संकेत है, युग परिवर्तन हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में वैश्विक दृष्टिकोण का विकास है। हम देखते हैं उस समय कि भारत की समस्त मेधा विश्व के विभिन्न देशों के साथ संवाद कर रही थी। मैं यहाँ ज्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा, आप सब समझदार हैं, जानते हैं कितने लोगों का विश्व के समस्त मेधा से संपर्क चल रहा था, पत्राचार चल रहा था, आ रही थी, जा रही थी, बातचीतें कर रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्र में अभिनव मूल्यों की प्रतिष्ठा का आंदोलन था। समानता का सिद्धांत, जाति के विरुद्ध सिद्धांत, जो अर्थव्यवस्था या समाज व्यवस्था थी उसके विरुद्ध सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन प्रतिष्ठित कर रहा था। उस जमाने का युग सत्य स्वतंत्रता था। युग सत्य क्या है? जब किसी एक अवधारणा को समूचा जमाना जीवन के प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर ले, वो युग सत्य होता है। उस समय का युग सत्य है जो शब्द लोग जीवन में उतर कर व्यापक बन जाता है, तब उस शब्द का अर्थ भी व्यापक बन जाता है। जितने लोग अपने अपने भाव से, अपने अपने परिवेश में उस शब्द को ग्रहण करते हैं, वे सभी अर्थ उस शब्द में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि युग सत्य क्या होता है। देखिए, 400 साल के समय को और 400 साल के साहित्य को हम लोग भक्ति युग और भक्ति साहित्य कहते हैं। भक्ति वहां केंद्र में उपस्थित है। भक्ति के युग सत्य के द्वारा मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। देश के प्रत्येक जनपद और प्रत्येक प्रदेश में किसी न किसी रूप में लोक का उद्वेलन हो रहा था। भक्ति आंदोलन, लोगों के बीच संवाद हो रहा था। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच आवागमन हो रहा था। उस आंदोलन की टेर सुनकर लोग अपने घर परिवार, राजपाट, अपने अधिकार, अपनी धन संपत्ति छोड़कर चले आ रहे थे। भक्ति आंदोलन में कितने राजा आए जिन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया। उस अकिंचनता में आनंदित हो रहे थे। अकिंचनता, क्या धन है, क्या राज्य है, उस भक्ति के आगे, क्योंकि भक्ति पांचवा पुरुषार्थ बन चुका था। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ तो सही की बात शास्त्र ने कही थी, लेकिन भक्ति आंदोलन के मेधा ने कहा कि नहीं, पंचम पुरुषार्थ भक्ति, जिसका स्थायी भाव प्रेम। उनको जीवन का समग्र प्रयोजन भक्ति के उस संदेश में दिख रहा था। वो विश्व जनीन था। भक्ति का संदेश वैष्णव जन को तेने कहिए, ये विश्व जनीन संवाद, विश्व जनीन संदेश है। किसी एक जगह का नहीं है, किसी एक बिरादरी का नहीं है, किसी एक मजहब का नहीं है। मानव भाव प्रतिष्ठित है, मनुष्यता का भाव। वो भागवत भाव जो किसी को पराया मानते हैं, कोई पराया रह नहीं पाता। वो करुणा जो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, मनुष्य जीवन की धन्यता उस संदेश में थी और वे लाखों ही लोग उस संदेश के प्रति समर्पित हो चुके थे। मैंने भक्ति का उदाहरण इसलिए दिया ताकि मैं ये स्पष्ट कर सकूं कि जिस प्रकार से भक्ति शब्द 400 साल के जमाने को प्रतिनिधित्व करता है, युग सत्य को प्रतिष्ठित करता है, ठीक उसी प्रकार से आजादी के आंदोलन के जमाने में जो स्वतंत्रता शब्द था, ये युग सत्य बन चुका था। युग का सत्य, जमाने का सत्य। मैं अब भक्ति के उसको और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, स्वतंत्र राष्ट्र पर जाता हूं। जिस प्रकार से भक्ति शब्द लोक जीवन की व्यापक धरती पर व्यापक अर्थों से परिपूर्ण हो गया था,
वही बात स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता शब्द के साथ है। बहुत संभव है कोई व्यक्ति अंग्रेजों से मुक्ति को ही स्वतंत्रता का अर्थ समझ रहा हो, अंग्रेज चले गए स्वतंत्र हो गए, यह बात नहीं है। वह सत्ता परिवर्तन को स्वतंत्रता का पर्याय समझे तो समझे। वो बेचारा कमरे में तो बैठा है, उसे क्या करते, बलिदान किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए कोई कुर्बान नहीं हो सकता। सत्ता आपको मिली है, मैं क्यों जाऊं कुर्बान करने के लिए। सुंदरता का यह तो उतना ही संकीर्ण है जैसे कोई ये कहे कि भक्ति का अर्थ पूजा पाठ है। जिनको लाठी गोली जेल का सामना करना पड़ा था, जो हथेली पर जान लेकर घर छोड़कर निकल आए थे, जिन्होंने हंसते हंसते जीवन का उत्सर्ग कर दिया था, क्या उनके मन में सत्ता परिवर्तन का ही भाव था? सत्ता परिवर्तन की बात थी उनके मन में। गोरे शासकों की जगह काले शासक आ जाएं, केवल इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। सुंदर शब्द का अर्थ नहीं है, जो इसे नहीं आप उसे अपनी किताब में छाप दिया है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ वही है जैसे लोक जीवन ने ग्रहण किया। पतंजलि का सूत्र है लोक प्रमाण, इसको लोक प्रमाण मानता है। ध्यान में रखने की बात है, स्वतंत्रता का संघर्ष 1857 से पहले भी चल रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य नहीं था। ये ध्यान में रखने वाली बात है। लड़ाइयां चल रही थी भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न इकाइयां लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन वहां एक सूत्रता नहीं, बंधे हुए नहीं है। जब वह लोक चेतना एक मंच पर आ गई, तब 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किया। लड़ाई कब से चल रही है? तो ये 1829 में आकर के तब जब लोक चेतना का ताप बढ़ गया, लोक चेतना उद्दीप्त हो गई। स्वतंत्रता संघर्ष के जमाने में जनराज्य का स्वप्न किस प्रकार से मन मस्तिष्क में छाया होता था। ये राजाओं की लड़ाई होती तो एक राजा से दूसरा राजा गति पे बैठ जाता, लेकिन नहीं, जनता की लड़ाई थी। अब जनता की लड़ाई है, इसीलिए जनराज्य का स्वप्न, जनतंत्र का स्वप्न, स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्रीय स्वप्न था, केंद्र में आ चुका था। 27 जुलाई 1945 को आचार्य वासुदेव अग्रवाल ने कृष्णानंद गुप्त को पत्र लिखा, यह आंदोलन लोक के साथ सममनस्क होने का द्वार है। अपने राष्ट्रीय जन के साथ सममनस्क होने का कार्य तो अपनी आत्मा को पहचानने जैसा है। स्वतंत्रता आंदोलन क्या है? अपनी आत्मा को पहचानने जैसा। समझिए वाली बात। आगामी महान राज्य की पुनर्स्थापना में लोक जीवन के साथ उत्तरोत्तर बेहतरी और सहानुभूति के द्वार से जनता के हृदय तक पहुंचना है। जनता केंद्र में प्रतिष्ठित है और यही कारण है कि उस समय के मनीषी ने जनता को जनार्दन के पद पर अभिषिक्त किया। जनता जनार्दन, संपूर्ण सत्ता, ईश्वरीय सत्ता जनार्दन था जनता को, माने ईश्वर प्रतिष्ठित है। हालांकि इससे पहले भी भागवत में हम देखते हैं, जब राजा पृथु जो है उसने शपथ ग्रहण की थी, तो उसने जनता को, प्रजा को, समय तो प्रजा शब्द था, जनता शब्द तो आज है, भौम ब्रह्म कहा था। भागवत में भौम ब्रह्म शब्द है, धरती का ब्रह्म, धरती का ईश्वर। तो ये जो समष्टि है, ये जो जनता है, सामान्य जन है, इस सामान्य जन में इसकी अपराजेय शक्ति में इतना विश्वास, जितना विश्वास ईश्वर में होता है। लोक चेतना को अगली विशेषता विविधता में एकता की खोज। भारत में विविध आनुवंशिकताएं हैं, विविध जातियां, विविध भाषाएं, संस्कृतियां हैं, विविध धर्म संप्रदाय। तब स्वतंत्रता संग्राम के रूप भी विभिन्न हो तो क्या ये स्वाभाविक है? ये तो होना ही था, विविधता तो होनी थी। क्यों? विविधता भारतवर्ष का लक्षण है। आंदोलन के विविध स्तर और विविध रूप हैं, यह विविधता लोक चेतना का लक्षण है, लोक चेतना का स्वभाव। स्वतंत्रता संघर्ष का कोई एक तरीका नहीं है, कोई बम फेंक रहा है, कोई कविता बना रहा है। अब कविता बनाना बम फेंकने से कम नहीं है,
मेरे गुरु जी भगवान दत्त जी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। वो कविता रचते थे, लेकिन उनको जो धारा लगाई गई वो बम बनाने की थी। तो बम बनाना और कविता बनाना कंपनी के शासन की नजर में या अंग्रेज शासन की नजर में भिन्न भिन्न नहीं है। तो कोई नारा लगा रहा है, कोई अखबार में लेख लिख रहा है, कोई नमक बना रहा है, नमक कानून को तोड़ रहा है। तो किसी ने विदेशी वस्त्रों की होली जला दी, किसी ने वंदे मातरम का नारा लगा दिया, तो किसी ने जय हिंद कहा, किसी ने जुलूस में तिरंगा उठाया, तो किसी ने स्वराज्यों का जय जयकार किया, किसी ने जुलूस पर खून बरसाई, तो किसी ने जेल जाने वाले शहीदों को माला पहनाई, किसी ने खादी की टोपी पहन ली, बगावत का रूप दिखा दिया। एक नहीं, कितने तरीके से लोग अपने विद्रोह की अभिव्यक्ति कर रहे थे। विविधता आंदोलन का रूप भी विविध है। इतिहास के अध्येता सत्याग्रह आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर इस प्रकार वाद विवाद करते रहते हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध न होकर उनके परस्पर विरोध में हो रहा था। तो निश्चित बात है, क्रांतिकारी आंदोलन को अलग कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन को अलग कर दिया। बल्ब और ट्यूब सब जल रहे हैं, एसी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहे हैं, माइक चल रहा है, ठीक है। देखिए, विद्युत धारा तो एक है, करंट तो वही है। इसी प्रकार समग्रता में सोचने की जरूरत है। सशक्त क्रांति है, सशक्त क्रांतिकारी है, वे भी लोक चेतना से अभिभूत हैं, वे भी उसी तरह संचालित और उद्वेलित हो रहे हैं। और जो सत्याग्रही है वो भी लोक चेतना से ही प्रेरित है। एक है, लक्ष्य एक है स्वतंत्रता। लोक साहित्य में क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर विश्वमित्र उपाध्याय जी की प्रकाशित हो चुकी। देखिए, लोक चेतना होती है। अब लोक चेतना का अगला लक्ष्य, लोक चेतना में अध्यात्म का सूत्र अंतर्निहित होता है। सच तो यह है कि लोक चेतना अध्यात्म की सत्ता के तर्कशास्त्री जो कहना चाहते हैं। सच यह है कि आस्था के बिना लोक चेतना नहीं जगती। आस्था होगी पहले, तब लोक चेतना जगती। सर्व के प्रति आस्था, समस्त के प्रति आस्था, सामान्य के प्रति आस्था, भारतवासी के प्रति आस्था, भारत के प्रति आस्था, मनुष्य और मनुष्य के बीच सघन संबंध और परस्पर भरोसा कहां से आया? ये अध्यात्म की। यदि अध्यात्म नहीं होगा तो मैं आप पर विश्वास नहीं करता और आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करेंगे, अरे वही आत्मा मुझ में है, वही आप आत्म शब्द से तो आप बना, आत्मा आत्म शब्द से अप बना, अप से आप बना, अपदीपो भव, आत्म से अप बना। बहुत ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में अपदीपो भव है। अप क्या है? आत्मदीपो भव, अपदीप आप बना। जब मैंने आप में भी अपने को देखा, वही उसी का नाम अध्यात्म। अध्यात्म का मानव संपूर्ण नहीं हो सकता। खंडित अहम का नाम आत्म नहीं है। आत्म जिसमें सर्व समाया हुआ है, एवं आत्म की बात करते हैं, उसमें सर्व, जिसमें पूर्ण समाया हुआ है। आजादी की लोक चेतना सत्य के आग्रह के साथ जगी थी। अच्छा, सत्य से बड़ा आग्रह, सत्य से बड़ा अध्यात्म कौन सा है? सत्य अध्यात्म का ही तो नाम है। यही कारण है कि संविधान का सूत्र वाक्य बना सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अध्यात्म का ही सूत्र है। सच्चाई, ईमानदारी, सामाजिकता का भाव, श्रम, समानता, योग, कल्याण, स्वतंत्रता आंदोलन के जीवन मूल्य। गीता स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा, गीता लोक आस्था का केंद्र है। और स्वतंत्रता के आंदोलन को गति कौन दे रहा है? गीता। खुदिराम बोस को फांसी होती है, गले में गीता लगती है। लोकमान्य तिलक लोग शास्त्र लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं सत्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी अनासक्त योग लिख रहे हैं और सृष्टि का सिद्धांत दे रहे हैं। महर्षि अरविंद गीता का भाष्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को गति कहां से मिल रही है? उस अध्यात्म सब कितना पूरी स्वतंत्र संत परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा करती है। मीरा, गांधी ने मीरा का उदाहरण दिया था। राणा ने विद्रोह कर दिया, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा नाची रे। उन्होंने मीरा का उदाहरण दिया विद्रोह के लिए। विद्रोही नहीं थी मीरा,
आंदोलन के जमाने में प्रार्थना सभाओं में संतवाणी गूंज रही थी, वैष्णव जन तो कहने कहिए रे पीर पर आई जाने थे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने थे। स्वतंत्रता आंदोलन की एक तीसरी विशेषता थी वो भारत माता। निर्गुण ब्रह्म शास्त्र की बात है, वेदांत की बात है, मेधावी वर्ग की बात है। लोक मानस तो सगुण साकार का उपासक होता है, भाव का उपासक होता है। भारत का भौगोलिक विस्तार, कोटि कोटि जन का विस्तार, विविध संस्कृतियां, उप संस्कृतियां, इतना व्यापक विस्तार है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां बड़े बादल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। वो बड़ी बात है, अध्यात्म की कैसी बड़ी बात है, ये परंपरिक साहित्य की बात है, शास्त्र की बात है। गायंत देवा के धन्यास्तुते भारत भूमि भाग। लेकिन लोकमानस मिथकीय बिंब और मिथकीय भाषा में सोचता है। जो लोग मृतक को मिथ्या समझते हैं वे मृतक को नहीं जानते, वे मृतक की प्रत्यक्ष शक्ति और प्रभाव को देखकर भी नहीं देख पाते। वे नहीं समझ सकते कि मृतक लोक चेतना का यथार्थ है, मृतक सत्य है। मृतक समझ को आंदोलित करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, लोक भावों का संचार करता है। भारत माता किसी नारी का नाम नहीं है, वो तो समझ का नाम भारत माता। और वो मिथकीय भाषा, मिथकीय बिंब में भारत माता एक शक्ति मिल गई आंदोलन के लिए, सुंदरता के आंदोलन के। समझ का स्वर गूंजा, भारत माता की जय। बिजली दौड़ गई, प्राणों का संचार हो गया, भारत माता की जय। कोट कोट जन की एकता का मंत्र घोष, भारत माता की जय। समस्त का मंत्र घोष, यह समस्त के भावों का विस्फोट है, बगावत है, क्रांति। भारत माता की जय, यह सामूहिकता का भाव सूत्र है। भारत माता की जय, भारत मेरी भी माता, तुम्हारी भी माता। एकता का नारा, समष्टि का नारा, लोक चेतना का नारा, लोक का नारा। सामूहिक स्वीकृति का कोई विकल्प नहीं होता। लोकतंत्र की शक्ति है, अन्याय, अत्याचार, क्षमता के विरुद्ध बगावत का इतना प्राणवान स्वर दूसरा नहीं है। भारत माता की जय, इस मंत्र घोष ने जनता को जगाया, उसके प्राणों का संचार किया। आजादी के आंदोलन में जब भारत माता की जय का नारा गूंजता, अंग्रेज सरकार कांप जाती थी। आजादी के आंदोलन में जब भारत माता की जय का नारा गूंजता, आवाज को बंद करने के लिए वे कोड़े लगाते थे। अंग्रेज शासक कोड़े लगाते थे, केवल भारत माता की जय हम कह रहे हैं, घबरा रहे हैं। किंतु बगावत की चिंगारी सुलग चुकी थी और लोग कोड़े खाते और फिर कहते भारत माता की जय। अब देखिए मिथकी दूसरा बिंदु देखिए, भारत माता की जय की तरह एक दूसरी अवधारणा, मिथकी अवधारणा, राम राज्य। न जाने कब से लोग मानस ने यह अवधारणा बना ली कि दैहिक भौतिक तापा राम राज काबू व्यापा कि राम राज सुख का राज्य। गांधी कैसे समझावे लोगों को कि स्वतंत्रता पाने के बाद स्वराज्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा राम राज्य जैसा होगा। लोगों के मन में राम राज्य बात समा गई, लोग चेतना तुरंत ग्रहण कर दिया। राम राज्य की अवधारणा लोक चेतना की अवधारणा थी, राम राज्य की अवधारणा। लोक चेतना की दूसरी बात, स्वदेशी की प्रतिष्ठा। राष्ट्रीय आंदोलन की तेल गांव-गांव में गूंज रही थी। भारत की जनता अपनी गौरवशाली परंपरा सत्व को पहचान रही थी। एक के बाद एक प्राचीन गौरव के अध्याय खुल रहे थे। विदेशी की सत्ता के सामने स्वदेशी की जिस संप्रभुता का उदय हो रहा था, उसके साथ भारत के दर्शन, भारत की संस्कृति और भारत के संपूर्ण इतिहास की प्रेरणा सक्रिय थी। चरखा और खादी स्वदेश का प्रतीक बन गई थी। चरखे को लेकर जनपदी साहित्य में हजारों गीत। अब एक और बात, स्वतंत्रता संग्राम को लोक साहित्य ने जितना अपना समझा, साहित्य और निश्चित साहित्य में आपको नहीं मिला। विभिन्न प्रदेशों और जनपदों में स्वतंत्रता संग्राम की इतनी लोक गाथा कहानियां हैं कि इनको लेकर एक स्वतंत्र अनुसंधान किया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट बन सकती है।
उदाहरण के लिए भोजपुरी में बाबू कुंवर सिंह की गाथा, ए रजपूती हाड़ मास में दुर्गा जी की बास भइल, रणचंडी काली करानी के भी आशीर्वाद भइल, काब भइल अंग्रेजी शासन लाड गवर्नर मांगी हार, ई रजपूती शान कबो न माने केहू के ललकार। मंगल पांडे का गीत है, जब 57 की रार भइल, बलिया के मंगल पांडे के बलबेटी के ललकार भइल, खौलर तब खून किसानन के, जागल तब जोश जमानन के, बंदूक दगल दंदन दनन दनन कोरे कोरे कप्तान। जनपदों में आप ठीक समझिएगा कि आजादी के आंदोलन से उसकी कितनी घनिष्ठता। आवा राजस्थान, राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा लूट हत्या विध्वंस और दमन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसकी चर्चा अभिजित साहित्य में कहाँ है, परिचित साहित्य में कहाँ है, लेकिन लोक साहित्य में उसकी याद सुरक्षित है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर आहंत लीधा खेच उड़ा, धड़िया ने मरे न दीदी धरती धड़िया उभा गई धरा, फौजा देख न कीदी फौजा और दो लड़कियां न खला इला, खटा खाच जुड़े समुद्र उड़े चूड़े गई जला। फिरंगियों से लड़ने वाले विभिन्न वीर नायकों की कहानियां विभिन्न जनपदों में प्रचलित है। राजस्थान की गाथा है दूंग जी वीर नायक। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के बड़े बड़े राजा थे, कंपनी सरकार से दोस्ती कर रही है, लेकिन पठौर का ठाकुर था दूंग जी, उसका मैं न मानू, उसने बगावत कर दी। ददरेवे का ठाकुर अंग्रेजों से टकराया, बीकानेर के पेमा बाबरी ने भी अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। बाबरी जाति का था, लेकिन इलाके के 4000 आदमी उसके साथ हो गए। दूंग जी जवाब जी बागी बन गई। शेखावाटी की सरहद पर फिरंगियों की पलटन थी, दूंग जी जवाब जी ने हमला बोल दिया और अंग्रेज पलटन के घोड़े लूट लिए। उसके बाद फिरंगियों की खजाने करने का नंबर आया। सिलसिला शुरू हुआ राजस्थान के गांवों में दूंग की जवाब जी के किस्से प्रचलित है आज भी है। जय कोई गणती रानियां दूंग जसो दीवान, तो इन्हें हिंदुस्तान में फल तो नहीं फरंगान। सन 1857 में भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी। विचार करिए, और निश्चित साहित्य में आपके पास क्या है, कितने सूत्र आप कहेंगे, कितने उपन्यास हैं, कितनी कविताएं हैं, कितनी कहानियां हैं, आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन बात है तो बाबू हरिश्चंद्र आज लोग जो के प्रवर्तक थे उनका मैं भक्त हूँ, उनके उपासक हूँ, लेकिन 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबरा के स्वागत में कविता लिखी थी और मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने नाटक लिखा। उनकी राजभक्ति पर पूरा निबंध लिख सकता, लेकिन वो दूसरा प्रश्न है, उसका यहाँ जो जवाब नहीं होगा। दूसरी ओर जनपदीय भाषाओं का लोक साहित्य है जिसमें फिरंगियों के विरुद्ध बगावत का स्वर इतना बुलंद है। कितनी गाथाएं, कितनी कहानियां, कितने गीत हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास लिखा था, लेकिन उन्होंने साफ लिख दिया कि ये कथानक लोक जीवन से लिए हैं मैंने, कि मदंतियों से लिया है मैंने, साफ साफ सत्य कह जाओ। झलकारी बाई जैसा पात्र कहाँ मिला, लोक जीवन से मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक गीत है, बहुत अमर गीत है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आगे आगे सुनिए, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा जी ये कहानी कहां से लाई आप? तो साफ साफ लिख रही है, बुंदेलो हर बोलों की मोह। भाई झांसी की कहानी तो हमने सुनी, लेकिन ये जो हरबोले थे ना, हरबोले कौन होते हैं? लोक गायक होते हैं। अब देखिए वो सुना रहा, बुंदेले हरबोलों का जो गीत है ना, जिसको सुभद्रा जी ने मांझ करके और अमर गीत बना दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके आगे तो मैं प्राण, मैं तो मस्तक के चरणों में उनकी रज को अपने माथे पर धारण करता हूँ। लेकिन साथ ही ये कहूंगा, ये हरबोलों का जो लोक गीत था उसको ऊंचा उठाया उन्होंने। हरबोलों का गीत कौन सा था? पुरजन टोपे लगा गई, अरे गोला चले अजवानी, खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसी बारी डाली।
सबरे सपायल को पेड़ा जलेबी अपन चलाई गुरुधामी। खूब लड़ी मर्दानी अरे झांसी बाजी दानी। छोड़ मूर्छा जस को दोरी और घूड़े बिले न पानी। खूब लड़ी मर्दानी अरे झांसी बाजी दानी। खरगोलों का गीत ये था जिसे सुभद्रा जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया तो वो अमर गीत, हिंदी का अमर गीत बन गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका सूत्र किसान आंदोलन का सूत्रपात बहुत बढ़िया गांव से हुआ। वे पटना पहुंचते हैं और अलग जगाते हैं तो किसान उनसे अपील करता है, ओ जोगी अब तुम दिल्ली जाओ, सारे हिंदुस्तान में अलग जगाओ, अलग लोक चेतना। बहु गईले बढ़ैया गईले गईले पटना नगरिया हो राम। जाओ जाओ दिल्ली तुम जोगिया, अलग जगाओ हो राम। पेड़ सोबे अदरतिया पताई दोपहरिया हो राम। कहक से आवे ये जोगिया, अलग जगावे हो राम। स्वतंत्रता आंदोलन में लोकगीतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। आप प्रत्येक जनपद की उन लोकगीतों पर नजर डालिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में भारत के आकाश में गूंज रहे थे। भारत माता के पुत्रों को लोकगीत ने उत्तेजित किया था। विभिन्न जनपदों में स्वराज की आवाज रखी गई। सिंह ने बेटा एक जन में जाको भय माने संसार। 35 कोटि जन के तुम पावे, चाहे जीवन को धिक्कार। महात्मा गांधी ने पंजाब की एक सभा में देवेंद्र सत्यार्थी को लोकगीत गाने के लिए बुलाया और फिर कहा कि लोकगीत का जो असर हुआ वो शायद मेरे भाषण से न होता। लोकगीत की ये महिमा महात्मा गांधी ने पहचान ली। इतिहासकारों के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना की व्यापकता को कितना उदाहरण डाल सकता है, इस पर दो मत हो सकते हैं। किंतु जब स्वतंत्रता की चेतना लोक चेतना बन गई तब साहित्य की धारा बदल। मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का वो लेख, वो रिपोर्टाज पटना में जुलूस निकल रहा है और पटना सचिवालय के पास जब पहुंचता है तो वहां वो कप्तान खड़ा हो जाता है। क्या चाहते हो? बोले हम इस सचिवालय पर जो यूनियन जैक लहरा रहा है उसकी जगह पर तिरंगा लहराना चाहते हैं। उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, कौन है आगे? वो सोचता था सारे लोग भाग जाएंगे मेरी घुड़की से, और ये ऐसा हुआ भी। जो समझदार कहे जाते हैं ना, तथाकथित समझदार, वे लोग पीछे रखने लगे और फिर सुनने लगे। उसने आवाज लगाई, कौन है? वो सचिवालय पर तिरंगा फहराना चाहता है और एक दो करके 8 नौजवान खड़े हो, 16-17 वर्ष के ऊपर। आप तिरंगा फहराना चाहते हैं? यूनियन जैक को हटाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, शूट। उसने हुक्म दिया और 8 गोली चली, 8। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक 17-18 साल का बच्चा सचिवालय के गुंबद पर चढ़ गया और वहां चढ़ करके उसने यूनियन जैक को ब्लेड से काट दिया और अपने हाथ से कोई और तो कुछ था ही नहीं वहां, उसने हाथ से तिरंगा झंडा लहरा दिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जुलूस जो पीछे लौट रहा था वो दम से उसमें जैसे तूफान आ गया और सारे लोग कहने लगे भारत माता की जय। कप्तान पसीने छूट गए। 17-18 साल का वो बच्चा जैसे नक्षत्र आकाश से गिरता है उसी तरह से गिरा। ये लोक चेतना के बिना संभव नहीं है। लोक चेतना के बिना संभव नहीं है। वो किराए का आदमी नहीं है, वो भीतर से बोल रहा है, भीतर से लोक चेतना निकल रही है, आजादी की चेतना नाम से देखती है। यही बात साहित्य के साथ हुई। अभी मैंने भारचंद्र बाबू का हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया था, हमने प्रेमचंद का उदाहरण दिया। प्रेमचंद अंग्रेजी सरकार के नौकरी में तो थे, चाहे वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे एजुकेशन, लेकिन जब उन्होंने लोक चेतना जब उनके दिल में जगी तो उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया। और आप इतिहास की किताबें स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के पढ़ें, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि गोदान क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, जीता जागता इतिहास है, आंखों देखा इतिहास, आंखों देखा इतिहास। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। उस कहानी का नाम है जुलूस।
उस कहानी से हम उस जमाने के जन जीवन और लोक चेतना के उद्वेलन समझ सकते हैं। स्वराज्यों का जुलूस निकल रहा था। पटरी पर खड़े दो दुकानदार बात कर रहे हैं। एक सेठ कह रहा है, सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल है, मार मार कर भगा देगा। दूसरा सेठ बोला, महात्मा जी कटिया गए हैं, जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और देखो जुलूस में है कौन, ये लौंडे लफंगे सिर फेरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं है। मैं कुछ सुन रहा था, उन सेठों की बात पर हंसने लगा। सेठ बोला, क्यों हंसा मैं को बोला, भला बड़ा आदमी जुलूस को जो आवेगा, वो तो मेलों में रहता है, उसे क्या तकलीफ है। बड़े आदमियों ने भी तो मिट्टी खराब कर रखी है। जुलूस आगे बढ़ रहा था। नए दरोगा ने डीएसपी को आकर देखा तो कहा, ठीक है, कारगुजारी दिखाने का अवसर मिल गया। उसने अपने घोड़ों को जुलूस पर चढ़ा दिया। घोड़े ने दोनों पैर उठाए, जुलूस के आगे चलने वाला आदमी घोड़े की टाप के नीचे आ गया। दरोगा का लक्ष्य पड़ा और उसकी खोपड़ी खुल गई। पुलिस के डंडे बरसने लगे। जुलूस के लोगों के सिर फूट गए। बाजार में सन्नाटा छा गया। दुकानदार अपनी दुकान बढ़ाकर उसी दिशा में आने लगे। एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो जाए। आखिर ये लोग सभी के लिए जान दे रहे थे। जो लोग जुलूस का तमाशा देख रहे थे वे भी घटनास्थल पर आ गए। भीड़ होने लगी और उन्माद जगने लगा। उनका हुजूम देखा तो पुलिस वाला दल खिसक गया। जनता में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। जिस दरोगा ने जुलूस के नायक पर प्रहार किया था, उसकी बीवी ने अपने पति की कार्यस्थानी पता चलने पर कहा, तुम अपने ही लोगों को घोड़ों से कुचल कर सिखा रहे थे। घरों पानी पड़ गया बेचारी पर। 3-4 दिन बाद जुलूस का नेतृत्व करने वाला वो नायक बन जाता है जिसके सिर पर घोड़े की टाप और दरोगा की लाठी पड़ी थी। उसके शव को लेकर स्वराज्यों का जुलूस निकला। शहर उमड़ पड़ा और दरोगा की बीवी जुलूस में महिलाओं की टोली में सबसे आगे। इसे हम लोक चेतना का एक चित्र समझ सकते हैं। अब देखिए लोक चेतना क्या है। जन चेतना भले ही दिखती नहीं है। अरे बिजली का करंट भी कहां दिख रहा है, लेकिन बिजली तो चल रही है, करंट नहीं दिख रहा। ऐसे लोक चेतना भी कोई देखने वाली कोई स्थूल चीज तो है नहीं। जब ये चेतना जग जाती है तो आदमी अपना मतलब नहीं देखता, वो समष्टि का बन जाता है, बूंद समुद्र बन जाता है। वो नहीं सोचता कि इस काम से मुझे क्या फायदा। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। नगर द्वार पर एक राक्षसी बैठी हुई थी। हनुमान बोले, मुझे लंका देखना है। राक्षसी बोली, हमें वो लंका नगरी स्वयं प्रभंगम। अरे बांधव, लंका तो मैं स्वयं ही हूँ। विवेकानंद ने भी इसलिए कहा था, मैं भारत जो अहंकार का उदासीकरण, वो खंडित अहम जो स्वार्थ में मेरा में डूबा रहता है, वो खंडित अहम है। और मैं भारत हूँ। गीता में विश्वोहम विश्वभोक्ता हम, अहंकार का उदासीकरण। वो अहम केवल खंडित अहम नहीं है, समझ चुका, सर्वजन चेतना से अभिभूत। तो भारत की जनता अंग्रेजों के सामने एक सशक्त और समन्वित इकाई के रूप में संघर्ष कर रही थी। स्वराज्य की चेतना विभक्ति चेतना नहीं थी। ये भिन्नताएं, ये रेखाएं जो आज इतनी गहरी हो गई है, आप देख रहे हैं, नहीं दिख रहा। उस समय भी थी, जाति थी उस समय, मजहब उस समय थे, ये नए पैदा नहीं हुए, पहले भी थे। किंतु स्वराज की चेतना के सामने वे उसी प्रकार से अस्त हो गए थे जैसे सूर्य के प्रकाश में ग्रह नक्षत्र। देखो होते तो हैं, सूर्य के प्रकाश में भी नक्षत्र है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता। ठीक इसी प्रकार से उस समय जो जाति चेतना, वर्ग चेतना, धर्म चेतना, मजहब चेतना, जो भी विभक्त चेतना थी, वो स्वराज्य की चेतना के आगे सब तो थी। कैसे सूर्य के प्रकाश के आगे नक्षत्र की चेतना कब जाए। कितने लोगों ने पुलिस के डंडे खाए, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। श्री शांति चरण पिंडारा ने एक किताब लिखी है, जब एक किताब देखिए कितना मजेदार। अपनी पुस्तक में वो संस्मरण लिखते हैं कि मथुरा के राया ग्राम में एक अंग्रेज अधिकारी वहां के जमींदार के घर पर आया। जमींदारों से उनकी दोस्ती थी। जब तक वह उसके घर पर रहा तब तक छोटे छोटे बच्चों की मंडली आसपास खड़ी होकर कोलाहल कर रही थी, कुकड़ू कूं कुकड़ू कूं। और जब वो अंग्रेज अधिकारी अपने घोड़े पर सवार होकर गांव से चलने लगा
तभी बच्चों की मंडली उसके पीछे चिल्लाने लगी, बोल बोल माई लाड कुकुरू, बोल माई लाड कुकुरू। ये आवाज क्या थी? छोटे छोटे बच्चे जो दुक्का दुक्की खेल रहे थे, वो चुनौती दे रहे हैं अंग्रेज सरकार को, बोल माई लाड कुकुरू। विद्रोह लोक चेतना, लोक चेतना का लक्षण है निर्भय हो जाना। देखिए डरता कौन है? जिसमें ममता होती है, जिसमें स्वार्थ होता है, वो डरता है। जो समष्टि के भाव में डूब चुका है वो तो निर्भय क्या करेगा? वो निर्भय हो चुका है। तो लोक चेतना का निर्भय, लोक चेतना का लक्षण है निर्भय हो जाना। क्यों? उसमें समर्पण का भाव जग जाता है। जब समर्पण हो चुका तभी तो वो आया इस मैदान में। समष्टि चेतना या लोक चेतना का कोई विकल्प नहीं होता। लोक चेतना प्रायोजित नहीं होती, वो स्वतःस्फूर्त होती है। वो झरने की तरह घटती है, नदी की तरह बहती है और समुद्र की तरह उभरती है और ज्वालामुखी की तरह उभरती है। प्रभात जोशी ने भारत की जनता की इस चेतना को अंतर्निहित अकूत ताकत कहा था। हम उसको लोक चेतना की अपराजेय शक्ति कर सकते हैं। कोई भी कानून या योजना लोक चेतना का स्थान नहीं ले सकती। अन्याय के विरुद्ध वो समस्त का सात्विक क्रोध है, आवेश। इसमें मैं और मेरे की राजस और तामस गंध नहीं होती। ये समस्त गत होता, इसलिए सात्विक होता। इस क्रोध को हम सात्विक क्रोध कहते हैं। रावण के प्रति राम का जो क्रोध है वो सात्विक क्रोध है। वो रावण राजस तामस नहीं, वो लंका के राजा नहीं बनना चाहते, सात्विक क्रोध है। तो लोक चेतना विभक्त चेतना नहीं होती, लोक चेतना अविभक्त चेतना होती है। यदि विभक्त चेतना है तो जाति चेतना है, मजहब चेतना है, पंथ चेतना है, वर्ग चेतना है, क्षेत्र चेतना है, संकीर्ण भाषा चेतना है। लोक चेतना में निश्चित रूप से नहीं है। लोक चेतना समग्र चेतना। व्यक्ति चेतना अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध देश का सामान्य जन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, ये सच। पुलिस और सेना में, प्रशासन में देश के ही लोग थे। वे अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। जमींदार साहब राजे अंग्रेजों के गैर वहां थे। वे खान बहादुर राय बहादुर की पदवी लेकर इतला रहे थे। व्यक्ति चेतना, अंग्रेजी राज में उनके साथ खून माफ थे। इस कारण रैयत में उनका आतंक था, दहशत थी। इसके सेवक नौकर चाकर अंग्रेजी राज का गुणगान करते थे, किसानों से लगान वसूल करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के मुखबिरी करते थे। ये निजी लाभ की चेतना थी, व्यक्ति चेतना थी। ये डर है, ये डरते हैं जो लोग साम्राज्यवादी सत्ता के सेवक और वफादार हैं। उन अमन सभाइयों के मन में कहीं न कहीं अपने ही भाइयों के साथ दगाबाजी करने की कचोट, भले ही उसकी अभिव्यक्ति ये ही हो और प्रकट में वे अंग्रेजी सरकार का सरकार करते हैं। अब देखिए लोक चेतना के मैं संक्षेप कर रहा हूँ। लोक चेतना के मैं 5 चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे आपको ये इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप ये देख सकें कि लोक चेतना किस प्रकार से शून्य से उभर रही है। पहला चित्र 1757 का है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी के युद्ध में तथाकथित जीत, जिससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। क्या सचमुच में ये युद्ध था? क्लाइव के पास 300 सिपाही हैं और नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 की फौज है। क्लाइव नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लेता है। मीर जाफर उसको खरीद लिया। तथाकथित युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों के 65 और नवाब के 500, अर्थात कुल मिलाकर 565 सैनिक मारे गए। संख्या 1000 भी नहीं पहुंची और देश गुलाम हो गया। देखिए बिना युद्ध में देश गुलाम बन गया। तब स्थिति का वर्णन कोई पार्लियामेंट की कमेटी बैठी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वहां क्लाइव की गवाही हुई। तो क्लाइव ने कहा है, तो एक गीत में सुनाई दे रहा हूं कि नगर के लोग उस समय तमाशा देख रहे थे। कई लाख जरूर रहे होंगे और यदि वे चाहते तो लकड़ियों और पत्थरों से हमको वही खत्म कर सकते थे। अब मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मुझे पूरा करना है। देखिए लोक चेतना मेल है ना,
बिना युद्ध के भारत गुलाम बन गया। लेकिन दूसरा चित्र देखिए, लोक चेतना जग गई है, जलियांवाला बाग, यहां से वहां तक लोक चेतना उद्दीप्त हो जाती है। अच्छा, और जो वहां उसका असर पूरे भारतवर्ष में होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। अच्छा, तीसरा चित्र अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 का चित्र, और चौथा चित्र विभाजन, सांप्रदायिक उन्माद की बीच का लोक चेतना विभक्त होती है। और आखिर में जो पांचवा चित्र में आपके सामने रख रहा हूं, उसको जो मैं आपके सामने रखूंगा ही, वो पांचवा चित्र है 1950 का, वो दिन जब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। 1950 में हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को शासन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। ये लोकतंत्र आसमान से नहीं बरसा, वो लोकतंत्र किसी बादशाह या सम्राट ने बख्शीश में नहीं दिया। लोकतंत्र किसी की मेहरबानी नहीं है, लोक जीवन के संघर्ष और समायोजन की युगीन प्रक्रिया का फल है। संविधान में मताधिकार के सवाल पर शंका उठी थी कि अनपढ़ दरिद्र असभ्य भीड़ को वोट का अधिकार देना लोकतंत्र को मौत के कुएं में ढकेलने के बराबर है। जो जनता लाठी झेल रही थी, बलिदान कर रही थी, बलिदानियों का जय जयकार कर रही थी, उसके राज सत्ता की परिधि से आने वाली प्रक्रिया पर आखिर में अंत में एक और विचार बिंदु, ये लड़ाई किसने लड़ी, जो विजयी हुआ, विजयी कौन हुआ? कारण परंपरा का विश्लेषण परिणाम के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हम देखते हैं वृक्ष पर आम का फल आया, हम कहते हैं आम का बीज होगा, कारण आम का बीज था। प्रत्येक युद्ध का संघर्ष का परिणाम होता है, उसके आधार पर हम आकलन करते हैं कि लड़ाई किसने लड़ी। लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार, यह हमारी आजादी का परिणाम हुआ। और भारत के स्वाधीनता संग्राम में विश्व भर में उपनिवेशवाद से मुक्ति का बिगुल बजाया। विश्व जीवन के इतिहास में एक क्रांति, एक नई शैली का शंखनाद था, यह लोक चेतना का शंखनाद था। इसी के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। आपने लोक और स्वतंत्रता की अलग अलग रूप में व्याख्या की और लोक का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा है उसके बारे में प्रकाश डाला। साथ ही कैसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जनजातियों के समूहों को, समुदायों के नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जो भूमिका निभाई और जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा दी, उस पर आपने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपके विचार हमारे श्रोतागणों तक पहुँचे होंगे। अब अगर आप लोगों के पास सर से पूछने के लिए कुछ प्रश्न है तो आप कृपया बताएं, और सर से जो भी प्रश्न या आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल जी, आप माइक प्लीज। आप कर लीजिए। थैंक यू सर, इजी हो जाएगा। तो मेरे पास संजय, अभी थोड़ा सा लेट हम लोग आए थे, तो मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसे ये लोक चेतना सुन रहा हूँ। आपने जो झांसी की रानी का जो वो सुनाया, आपने झांसी की रानी का कविता सुनाई थी आपने। हाँ। हम लोग चाह रहे सर एक बार और सुना दीजिए, वो बुंदेला पूरी नहीं सुनी हमने। हाँ सर, एक बार रख दीजिए सर। अच्छा, तो उसका मीनिंग बता दीजिए। उसका मीनिंग सर, उसका मीनिंग बता दीजिए। हरबोले तो आप जानते ही होंगे। तो मेरा हिंदी कमजोर है। हरबोले तो अभी भी आते हैं ना कभी कभी। राइट सर। सावन के महीने में। हाँ जी। जो हरबोले का किससे फोक सिंगर। फोक सिंगर, अच्छा सर। हाँ, फोक सिंगर। तो उसमें मैंने खूब लड़ी मर्दानी, ये बुंदेली हरबोलों का गीत है। और जो बुंदेली जो पत्रिका है ना, ये उसमें छपा हुआ था।
किसी लोक वार्ता के अध्येता ने हरबोले से उसको नोट किया और उसको फिर उस पत्रिका में डाल दिया। तो वो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसी बाजी दानी, पुरजन पुरजन तोपे लगा दे, अरे भूला चले असमानी। सबरे सिपाही को पेड़ा जलेबी, वो अपन चलाई गुरधानी, सबको उन्होंने पेड़ा जलेबी खिलाया अपने सैनिकों के लिए, खुद ने गुरधानी खा ली। छोड़ मोर्चा जसकर को डोरी, ढूंढे मिले में पानी, पानी नहीं मिला उसके लिए। तो इस प्रकार से 3-4 लाइन मैंने आपके सामने रखी है। मेरा कहने का आशय केवल यही था कि जो आजादी की पहली लड़ाई थी 1857 वाली, उसका जितना असर लोक वार्ता पर है और निश्चित साहित्य में उतना नहीं है, कहीं आपको मिलेगा भी तो वो लोक के सूत्र से आया होगा। इतनी सी बात। आपको ये नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है सर, जो माफिला विद्रोह था सर, मैं मोहित नमस्कार सर, जो माफिला विद्रोह था केरल में जो हुआ था, माफिला विद्रोह हुआ था केरल में, वो धार्मिक था या वो जागीरदारी के विरोध में था? कई एक पक्ष कहता है जागीरदारी के विरोध में था, एक पक्ष बोलता है कि धार्मिक था। देखो ऐसा है कि मैंने आपको कुछ विद्रोहों के उल्लेख मैंने किए हैं, और यह भी मैंने आपसे ये कहा कि चूंकि यह सामान्य जन का आंदोलन था और यह केवल एक सीमित जगह पर नहीं था, तो इतने सारे विद्रोह हुए कि जिनकी गिनती मैंने करी नहीं। तो जब गिनती नहीं करी तो हर एक बगावत के संबंध में कैसे कहूँ, है ना? उसके विशेषज्ञ तो आप ही हैं, लेकिन आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी कि हाँ हुआ था विद्रोह, बगावत। और बाकी अलग अलग विधाओं के लोग अलग अलग तरीके से उसके व्याख्यान देते हैं। जिनको ये राजनीतिक लग रहा था, उन्होंने राजनीति शास्त्र वालों ने राजनीतिक कहा होगा, धर्मशास्त्र वालों ने धार्मिक कह दिया होगा। जी सर। एस भाखड़ी, मैं थोड़ा मोटा लेखक हूँ, पत्रकार हूँ और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएन एंड यूनेस्को स्टडीज। मेरा सवाल ये है कि 1885 में जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई, वो बनाई एक गोरे ने, स्कॉट्समैन ओए ह्यूम, 1885 में, इसी मंथ बने थे, सितंबर के महीने में। कांग्रेस पार्टी बात कर रहे हैं? हाँ जी कांग्रेस पार्टी। वो एक फादर ने बनाई, अलान ओक्टेवियो ह्यूम, और उन्होंने अपने लड़ाई शुरू कर दी आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए ऊपर से। लेकिन 20 साल तक यहाँ पता नहीं चला ये इंडिया की आज़ादी के लिए पार्टी बनी है या अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करने के लिए पार्टी बनी है। ये जब 1906 आया तो दादा भाई नारोजी ने कोलकाता सेशन में कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में दादा भाई नारोजी ने, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई है, कहते ये मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बनी है, ये तो अंग्रेजी राज की जड़ों में एक और ईंट दी गई है, उनकी नींव में एक और पत्थर दिया गया है। तो ये थी शुरू में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो परिभाषा थी कि भाई ये तो अंग्रेज उसमें अपना जो था उल्लू सीधा कर रहे थे 20-22 साल। तो जब दादा भाई नारोजी ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा कोलकाता में, तो तब जाके कुछ जागृति आई तो वाकई अब थोड़ा सा ना तो अपनी धारा को बदलें, वरना भी आपने अपने राज्य को मजबूत करते जाएंगे। तो क्या ये ठीक है? ये देखिए, सबसे पहले मैंने प्रारंभ में ये निवेदन किया था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये विश्व की एक ऐसी घटना है जिसको समाजशास्त्री अपने नजरिए से देखेगा, अर्थशास्त्री अपने नजरिए से देखेगा,
राजनीति शास्त्र अपने नजरिए से देखा और सुख में लोक चेतना का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैंने लोक चेतना को दृष्टि से देखा। तो लोक चेतना इतनी बढ़ी, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि वो जो कांग्रेस जिसके लिए मतलब से बनाई गई हो, वो लोक चेतना का मंच बन, वो लोक चेतना का मंच बन गई। उसका राजनीतिक स्वार्थ कुछ भी रहा हो, लेकिन लोक चेतना का जब विस्तार हुआ, जैसे बाढ़ आती है ना तो कार्यालय में भी आ जाती है, तो जो लोक चेतना की बाढ़ थी वो उस यूम वाले को वो वहां भी आ गई और वहां तो बाढ़ का पानी घुस गया, वो रही नहीं जो आप कह धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अपने वर्गीय एवं प्रभारी राज्य से अजीत सर को मंच पर बुलाना चाहूँगा। अजीत सर प्लीज। आचार्य जी और मेरे सभी सहयोगी, हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि आज आपने इतनी सरस और धारा प्रभाव हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसा अनूठा हमें एक अनुभव कराया कि हम किस रिच, किस घनी संस्कृति के मालिक हैं। मैं आप सभी सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी तरफ से आपका आभारी हूँ। आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को अपने प्रारंभिक भाषण में तो उससे अपना जुड़ाव रखा है, उसे आपसे बनाए रखिए। हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और बार बार हमें आपको सुनने का अवसर मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।